झीरम हत्याकांड में हाईकोर्ट का फैसला, एनआईए को हाईकोर्ट से झटका। क्या अब सामने आएगा झीरम का सच? झीरम कांड को करीब 9 साल होने को है, लेकिन इस पर सियासत अब भी जारी है। इस बार हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। हाईकोर्ट ने एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल झीरम कांड में दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने जून 2020 में दरभा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने धारा 302 और 120 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। दरभा थाने में दर्ज रिपोर्ट को चुनौती देते हुए एनआईए ने अपनी विशेष अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ एनआईए हाईकोर्ट गई थी, जहां से उसे तगड़ा झटका लगा है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का दावा है कि झीरम के पीछे का सच आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अब जांच होगी, जो दोषी होगा वो सलाखों के पीछे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि झीरम का षड्यंत्र सामने आए, इसीलिए एनआईए के माध्यम से उसमें अवरोध पैदा किया गया था। एनआईए झीरम की जांच की फाइल राज्य सरकार को वापस नहीं कर रही थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद झीरम का सच एक बार फिर सामने आने की संभावनाएं प्रबल हो गई है। अब जांच होगी और जो असली दोषी हैं वे सलाखों के पीछे जाएंगे। कोर्ट के फैसले पर जैसे ही कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई तो बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली थी। पूर्व विधायक श्रीचंद्र सुंदरानी ने कहा कि कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो कहती थी कि झीरम के सबूत हमारी जेब में हैं, लेकिन 3.5 साल उनको सरकार में हो गए हैं, बावजूद उसके वो सबूत पेश नहीं कर पाई। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। झीरम घाटी की घटना पे भूपेश बघेल जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो बार बार इस बात को दोहराते थे कि मेरे पास झीरम घाटी के प्रमाण जेब में पड़े हैं, जब चाहे मैं इसको घोषणा कर दूंगा और अपराधियों को कटघरे में खड़ा करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से 3.25 साल से कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार और के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी झीरम घाटी के जो उनके पास साक्ष्य थे न वो सदन के पटल पे रख पाए, न जनता के बीच में ले आ पाए। छत्तीसगढ़ में झीरम का मामला समय समय पर उठता रहा है, लेकिन झीरम घटना के पीछे का सच अब तक सामने नहीं आया है। इस घटना में जिन लोगों की मौत हुई थी उनके परिजन आज भी आस लगाकर बैठे हैं कि जो आरोपी है उनको सजा मिले, लेकिन यह मामला सुलझने के बजाय बार बार उलझता ही जा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि झीरम के पीछे का सच कब तक सामने आ पाता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। बंसल न्यूज देख रहे हैं। बंसल न्यूज पर छत्तीसगढ़ में आज का मुद्दा हमारा ये है कि झीरम में आखिर जो सच है वो बाहर आ पाएगा क्या? क्योंकि तस्वीरों का सच तो सबने देखा था, कितने लोगों ने जान गंवाई, कांग्रेस की अपनी एक पूरी फौज शहीद हो गई। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर झीरम मामले को लेकर हम इसलिए बात कर रहे हैं, इसलिए सियासत गरमाने लगी है क्योंकि एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के बाद एनआईए को तगड़ा झटका लगा है, वहीं कांग्रेस अब दोषियों को जेल भेजने की बात कर रही है। तो बीजेपी सवाल उठा रही है कि अगर प्रदेश सरकार के पास सबूत हैं तो वो पेश क्यों नहीं कर रही है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा साहब, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो जुड़ रहे हैं। स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। के.एस. चौहान साहब है, बीजेपी नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ई.वी. मुरली साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ हैं। मुरली साहब, सबसे पहले आपके पास आता हूं किसी भी राजनीतिक टिप्पणी पर जाते हुए, क्योंकि एक संवेदनशील मुद्दा है। यहाँ वो लोग जिन्होंने अपनी जान देकर कांग्रेस को सींचा और कांग्रेस आज सत्ता में है, चाहती भी यही थी कि इसका जो राजनीतिकरण हो रहा है वो बंद हो और ये पता चले क्या इसके पीछे कोई वृहद राजनीतिक षड्यंत्र है क्या अब लगता है कि वाकई इस मुद्दे को लेकर एक रिपोर्ट पहले आ चुकी है एनआईए की, तमाम तरह की जांच हो चुकी है, ये रफू पे रफू होगा या वाकई इसमें से कुछ निकल कर सामने आएगा? विजय जी, ये झीरम घाटी का जो मामला है और इस पर जो आज हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है, उसमें हाईकोर्ट का ये मानना है कि जो इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने किया है उस इन्वेस्टिगेशन पे आगे किया जाए,
फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इसको एक री इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि कोई भी एजेंसी, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सीआरपीसी के तहत कोई भी अगर इस पर री इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश देने का पावर नहीं है कोर्ट के पास, इसलिए आगे का जो इन्वेस्टिगेशन होना है वो होगा। पहले एनआईए ने जिस तरह से उस पर इन्वेस्टिगेशन किया है, उस पर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का कोई एंगल नहीं था, इस वजह से उस पर एक एफआईआर दर्ज हुआ दरभा थाने में 2020 में मुदलियार की ओर से, और उसके बाद उस मामले को हाई कोर्ट में स्टे मिला था, इसलिए एनआईए का ये मानना था कि उसके इन्वेस्टिगेशन वो करे। चूंकि एनआईए ने ऑलरेडी उस पर इन्वेस्टिगेशन कर चुका है और उस पर किसी तरह का पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का एंगल उन्होंने नहीं दिया था, तो छत्तीसगढ़ सरकार चाहती थी कि इस तरह का कोई कॉन्स्पिरेसी है तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उसकी जांच करे। तो उस पर कोर्ट ने आज मुहर लगा दिया है कि इस पर जांच किया जा सकता है। इस पर आगे जो जांच होगी एक री इन्वेस्टिगेशन के तौर पर नहीं, जो एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन तौर पर होगा। अगर ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी एंगल को लेकर उस पर एसआईटी इन्वेस्टिगेट करेगी और उस पर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन पर कोई मामला सामने आता है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो आने वाले समय में इस पर क्या होगा ये देखने वाली बात है। जी, आपने और उसे स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया। मैं यहाँ सुरेंद्र वर्मा साहब आपसे जानना चाहता हूँ, अब जब लगातार ये बात हो रही थी, आपकी पार्टी की तरफ से तमाम नेता प्रवक्ता सब यही कहते रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है इस पूरे घटनाक्रम से, और एक पूरी फौज थी आपके पास, या ये कहें कि एक पितृपुरुष के रूप में पूरी एक वृहद कांग्रेस थी, वो ख़त्म हुई इसमें। अब क्या वाकई वो जोश, वो जुनून, वो आग अभी है, वो इसको सींच पाएगी इस इन्वेस्टिगेशन में आगे जाकर? एसआईटी ऐसा करेगी क्या? क्योंकि मैं किसी भी जांच एजेंसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि जब जांच होगी तो कई तरह के पहलू भी सामने आएंगे। उसमें यह पहलू भी होगा कि मोटरसाइकिल किसकी थी, मोटरसाइकिल से कौन भागा था, वो व्यक्ति वहां कैसे पहुंच गया था। क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र अगर है तो फिर पूरी जांच होनी चाहिए। विजय जी, निश्चित रूप से जो पीड़ित परिवार हैं, जो शहीदों के परिजन हैं और जो घायल उस समय थे, उनके द्वारा भी लगातार मांग की गई। और इस घटना के संदर्भ में जो पहली रिपोर्ट जो आई, पहली जो खबरें आई, उसमें बीबीसी से लेकर तमाम जो मीडिया है, उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र और इस प्रकार के सामूहिक नरसंहार शब्द का प्रयोग किया था। और पहले दिन से ही जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो हमले में घायल थे, उनके द्वारा भी यह आरोप लगातार लगाया जा रहा था विजय जी कि उनका न तो बयान लिया गया, न तो उनकी शिकायत को स्वीकार किया गया। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात विजय जी इस मामले में यह है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो यूनिफाइड कमांड के प्रमुख थे, उनका तक बयान नहीं लिया गया। दौलत रोहरा जैसे जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो शहीद विद्याचरण शुक्ला जी के साथ में थे, और उसके साथ साथ कई ऐसे लोग थे जिनको गोलियां लगी थी, उनका बयान तक एनआईए के द्वारा नहीं लिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने विधानसभा के भीतर विजय जी सीबीआई जांच की घोषणा की थी, लेकिन सीबीआई जांच के लिए केंद्र को प्रस्ताव नहीं भेजा गया। एनआईए गठित की गई। 23 मई 2013 की घटना है विजय जी। 5 जून 2013 को एनआईए के द्वारा जांच शुरू किया गया। 23 सितंबर 2014 को पहला आरोप पत्र उनके द्वारा दाखिल किया गया। उसमें रमन्ना और गणपति को मुख्य अभियुक्त माना गया था, लेकिन 16 सितंबर 2015 को जो आखिरी आरोप पत्र एनआईए के द्वारा जो दाखिल किया गया उच्च न्यायालय में, उसमें रमन्ना और गणपति का नाम विलोपित था। तो लगातार ये आरोप पीड़ित परिवारों के द्वारा, शहीदों के परिजनों के द्वारा और जो घायल थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, मेरा ये कहना है कि जो आरोप आपके एनआईए पर थे, आपके पार्टी के थे, वो जो जांच के समय आप लोग जो आरोप लगा रहे थे, वो सारे बिंदु लेकर अब जांच की जाएगी? बिल्कुल, इसी को लेकर देखिए हमारे घोषणा पत्र में भी वादा था विजय जी, और पहले दिन से ही झीरम मामले में हमने ये कहा था कि राज्य की एजेंसी को, क्योंकि हमने एसआईटी बनाया था और एनआईए के द्वारा जो दूसरा आरोप पत्र है वो भी 2015 में सौंप दिया गया था। तो एनआईए से हमने अनुरोध किया था, जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एसआईटी बनाई गई है, कि दस्तावेज सौंपे ताकि राज्य की एजेंसी
जांच कर सके। चलिए, तो मैं लगातार के.एस. चौहान साहब के NIA पास द्वारा चलता हूं इस जांच बात की को दिशा लेकर। को भटकाया गया आपको पिछले रोक रहा हूं। 8 साल में। आपको रोक रहा हूं। चौहान साहब, मुझे लगता है विपक्ष को फिलहाल कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज का आप क्लियरिफिकेशन सरकार में रहते देते रहे, कम से कम अब जो नई सरकार है वो अपनी मर्जी से जांच कर ले तो हर्ष क्या है? देखिए विजय जी, कोई भी घटना जब घटती है तो पुलिस आने से पहले साक्ष्य से छेड़खानी संभव है, बहुत ज्यादा की जा सकती है। पुलिस जब रिपोर्ट लिखती है, FIR करती है, तो उसके पहले भी साक्ष्य से थोड़ी बहुत छेड़खानी हो सकती है। लेकिन पुलिस जब केस डायरी को कोर्ट में पेश करती है तो उसमें उसके दरमियान भी छेड़खानी हो सकती है, लेकिन उस समय थोड़ी संभावनाएं कम होती। और माननीय कोर्ट के न्यायालय के पास जाने के बाद साक्ष्य में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती तो होए, नहीं तो नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे जांच ऊपर चले जाएगी, जैसे जैसे ऊपर हाथों में चले जाती है, वैसे वैसे उसकी निष्पक्षता, उसकी ट्रांसपेरेंसी की संभावना बढ़ने लग जाती है। NIA की जो एजेंसी थी वो कांग्रेस की गठित एजेंसी थी। मुंबई अटैक के बाद कांग्रेस ने खुद, उस समय तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे अपने मनमोहन सिंह जी, उनकी सरकार ने NIA का गठन किया था। जब ये घटना हुई तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और श्रीमती सोनिया गांधी जी आई थी, श्री राहुल गांधी जी आए थे। सबकी सहमति, सामूहिक सहमति के अनुसार हमारे जो तत्कालिक मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने सहर्ष स्वीकार किया कि आप जिसको एजेंसी से करवाना चाहते हैं उसमें हम लोग पूरा सहयोग देंगे। ये केंद्र सरकार के द्वारा ये उच्च कोटि की NIA की एजेंसी थी जो ये इसकी जांच कर रही थी। अब इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं था, ना उद्धव से लेना, ना माधव को देना। राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना चाहती थी कि निष्पक्ष जांच हो, सिर्फ निष्पक्ष जांच हो, जल्द से जल्द जांच हो और दोषियों को जल्दी कार्रवाई। सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया चौहान साहब आपने। मैं बड़ी आदर के साथ आपसे ये पूछा था कि क्या आप लोगों को कोई आपत्ति हो सकती है इस पर? मैं उसी का तो आंसर दे रहा हूं आपको। मैं उसी चीज का आंसर दे रहा हूं कि जो राज्य सरकार, जो छोटी एजेंसी है, उसकी निष्पक्षता और बड़ी एजेंसी की निष्पक्षता, आप खुद ही डिफरेंशिएट कर लीजिए कि जब बड़ी एजेंसी कर रही है उस चीज को तो छोटी एजेंसी क्यों कर रही है उसको, या छोटी एजेंसी हस्तक्षेप क्यों करेगी? वहां पर साक्ष्य की, गड़बड़ी की, निष्पक्षता की, आपकी बातों से शायद मैं ये समझ पा रहा हूं कि बीजेपी को ये बात हजम नहीं हुई, ये फैसला शायद हजम नहीं हो रहा है। देखिए किसी को भी नहीं होगी, क्योंकि ये, लेकिन माननीय, चलिए मैं इस पे एबी मुरली साहब से जानना चाहता हूं। मैं आऊंगा आपके पास चौहान साहब। मुरली साहब, बीजेपी आखिर क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है? के.एस. चौहान साहब कह रहे हैं कि ठीक है, पहले बड़ी एजेंसी जांच कर रही थी, छोटी एजेंसी जांच कर रही है, उसको कैसे चैलेंज कर सकती है? सवाल ये है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ये जोड़ा गया है कि अब राज्य सरकार झीरम घाटी हत्याकांड के राजनीतिक षड्यंत्रों की भी जांच कर सकती है। जांच एजेंसी पहले से जांच कर रही है, उसमें एक एंगल और जोड़ दिया गया है। अगर मैं सही हूं, नहीं हूं तो मुझे जरूर ठीक कीजिएगा आप। विजय जी, सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का खुश होना चाहिए कि भाई जिस बात को, निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, NIA का जो जांच थी उस जांच में पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के एंगल नहीं आया था। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का एंगल को जोड़ा गया है, उस एंगल पर जांच करने के लिए ही कोर्ट का आदेश है। जो NIA ने जांच किया है उसको री इन्वेस्टिगेट करने का कोई आदेश नहीं है, केवल एक आदेश है, आप उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जो FIR दर्ज हुआ है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का, क्योंकि NIA ने जो जांच किया था वो बड़े टेक्निकल जांच थी, उसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का मामला नहीं था।
तो अभी कांग्रेस का जो आरोप है कि इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, इस विषय पर जांच होनी चाहिए, इस बिंदु पर जांच होनी चाहिए, वो जांच हुई नहीं। तो उस पर के बाद जो एफआईआर दर्ज हुआ है उस पर कांग्रेस सरकार एक एसआईटी गठन करके अपनी ओर से जांच करना चाहती थी। तो एनआईए का कोर्ट ने उस पर जांच की अनुमति दी है, जिसको हाईकोर्ट ने भी कंफर्म किया है कि आप जांच कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के तहत। तो इसके बाद तो निष्पक्षता की तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर एसआईटी जांच करे, एनआईए जांच करे, निष्पक्ष रूप से ही जांच करेगी, ये हमको मानना है, क्योंकि सरकारी एजेंसी एसआईटी से डर लग रहा है क्या? मैं चौहान साहब आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं रोक रहा हूं मुरली साहब आपको। एसआईटी से कोई डर है क्या आपको? ये जैसे मुरली साहब ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो वाकई प्रॉब्लम नहीं है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर निष्पक्ष जांच होती है तो, अगर जल्द और से निष्पक्ष जल्द नहीं जांच होती है तो क्या ये डर भी है? भाई खुल के और- कहिए ना, निष्पक्ष नहीं हुई मतलब क्या? आपको ऐसा डर है कि देखिए, एसआईटी देखिए, बीजेपी नेताओं को राज्य उठा सरकार सकती है के- क्या? इसमें ऐसा हो सकता है क्या? मैं पूछना चाह रहा हूं। मुझे ना देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब पहले भी केंद्र सरकार ने बोला कि इसके हिसाब से, एनआईए के हिसाब से एजेंसी उन्होंने ही सिलेक्ट की थी, भारतीय जनता पार्टी ने सिलेक्ट नहीं की थी। सर, इस आपको भी वजह खुश से होना चाहिए भारतीय कि जनता जो पार्टी आरोप का जो कोई आरोप रोल नहीं मढ़ा है। जा रहा था उस आरोप से भारतीय मुक्ति जन- मिल जाएगी। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को निष्पक्ष जरूर सजा कैसे? मिल जाए। निष्पक्ष के और लिए आपका पैरामीटर क्या है, ये बता दीजिए। निष्पक्षता का पैरामीटर क्या है? देखिए, निष्पक्ष, हाँ मैं बता रहा हूँ, जितना आप बड़ी एजेंसियों से आ रहा हूं सर, काम वर्मा साहब करवाएंगे, आपके पास आऊंगा। जितना आप बड़ी एजेंसियों से काम करवाएंगे, जैसे सीबीआई की एक अलग होती है, एक अलग इन्वेस्टिगेशन होता है, आप उनकी छानबीन अलग होती है, वो किसी के दबाव में काम नहीं मतलब करते। केंद्र से जो जितनी बड़ी एजेंसियां एजेंसी जांच होगी, करेंगी उनमें निष्पक्षता है और राज्य से करेंगी उनमें, ऐसा तो नहीं? मैं सही समझ नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। देखिए अच्छा, ठीक। केंद्र सरकार, उस समय केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा नहीं है कि सरकार, और ये जो है ये कांग्रेस की और बीजेपी की सरकार की साइड एसआईटी से जांच होना चाहिए या नहीं? ये सेंट्रल, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एसआईटी की जांच से ज्यादा बेहतर है एनआईए की जांच, बड़ी जांच। मैं चलिए मैं आता हूं वर्मा साहब, बड़ी जांच जी। ये एसआईटी से फिर एनआईए पर चले गए, जब माननीय न्यायालय ने कह दिया है कि आप इस एंगल पर जांच कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ाया है, तो बीजेपी को ऐसा आपको क्यों लग रहा है? जांच कर सकते सर हैं, आ रहा हूं, हमारा चौहान साहब आपके पास आऊंगा। बीजेपी को ये हाँ, भय क्यों है कि निष्पक्ष नहीं होगी? विजय जी, यही तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। बताए 2013 में जांच कमेटी गठित की गई थी, 5 जून 2013 से एनआईए की जांच शुरू हो गई थी, आज 2022 है, लगभग 9 साल का समय कम नहीं होता विजय जी। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि एनआईए किसके इशारे पर किसको बचाने के लिए काम कर रही है। जब 2020 में पीड़ित परिवार के उमेश मुदलियार जी के पुत्र जितेंद्र के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है, तो एनआईए को आपत्ति क्यों होती है? षड्यंत्र की दिशा में, सामूहिक नरसंहार की दिशा में जांच करने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ क्यों है? छत्तीसगढ़ की जनता यह जानना चाहती है। एक बड़ी बात मैं आपके नाम वो यही तो कह रहे हैं सुरेंद्र वर्मा साहब, उन्होंने कहा कि एनआईए को इस बात से आपत्ति थी कि इसमें कोई यात्रा निकाला गया। क्या मैं सही हूं तो मुझे सही कीजिएगा। एनआईए को इस बात से आपत्ति थी क्या कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल जो है वो डिसबैलेंस नजर नहीं आता, कोई षड्यंत्र नहीं है इसमें से? बिल्कुल नहीं, उस दिशा में विजय जी जांच ही नहीं किया गया। और लगातार वही तो सवाल है छत्तीसगढ़ की जनता का और पीड़ित परिवार का, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक षड्यंत्र और सामूहिक नरसंहार की दिशा में जांच होने में तकलीफ क्यों है? क्यों एनआईए को उस दिशा में जांच करने नहीं दिया गया? और उनको लग रहा है ना निष्पक्ष जांच नहीं होगी। अगर जांच चलेगी तो आप दरबा थाने में दर्ज जांच चलेगी तो एसआईटी के अधिकारी काम करेंगे, किसी को बयान के लिए बुलाएंगे, किसी की फोन कॉल डिटेल निकलेगी। भाई किसी को यह भी हो सकता है, अगर जांच निष्पक्ष होगी तो जैसा वो कह रहे हैं के चौहान साहब, मैं आऊंगा। बयान के लिए एसआईटी ने तो पीड़ितों को, जो घायल हुए थे हमले में, उनको तक नहीं बुलाया। तुलिका कर्मा जी से बयान नहीं लिया गया। मुरली साहब मैं आऊंगा। मुरली साहब यहाँ एसआईटी से कोई भय का माहौल बनता हुआ दिखाई देता है क्या? एसआईटी को अगर ये अधिकार प्राप्त हुए हैं
तो इसमें कहीं भय दिखाई देता है क्या? मैं यही चाह रहा हूं कि इसमें से कहीं भय क्यों है इसमें? विजय जी, यही बात है कि अगर कोई एसआईटी की टीम इस पर जांच करती है, ना तो कांग्रेस को ना भाजपा को इस पर भय होना चाहिए। यदि निष्पक्षता की बात है तो एसआईटी की टीम भी कांग्रेस सरकार ऐसे गठित करे जिसमें बड़े रिलायबल ऑफिसर्स हो, जिसका अनुभव है, ऐसे लोगों को जिस पर ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी को गठित किया जाए जिस पर जो लोग इस पर नाम सजेस्ट करें, इस तरह का एक्सरसाइज किया जा सकता है। लेकिन ये कांग्रेस जो सरकार है उसका अधिकार है कि एसआईटी कैसी होनी चाहिए, कौन उस पर जांच करे, या कोर्ट मॉनिटर्ड जांच भी हो सकती है। ऑलरेडी मामला कोर्ट में है तो कोर्ट मॉनिटर्ड जांच भी हो सकती है। तो इसमें किसी तरह का भय का जरूरत नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल विंडिकेशन नहीं होना चाहिए। यदि एसआईटी जांच करती है तो जांच बिल्कुल निष्पक्ष होना ही चाहिए। यही तो कह रहे हैं चौहान चाहे साहब। भारतीय जनता पार्टी आपको निष्पक्षता कहां नहीं लगती? बिल्कुल, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। निष्पक्ष होना चाहिए और उस पर किसी तरह का भय की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस पर कोर्ट का मॉनिटरिंग है। यदि किसी को कोई भय है, किसी को अननेसेसरी प्रताड़ित किया जाता है तो कोर्ट के शरण में जा सकता है। इसमें किसी तरह का कोई डर या दुर्भावना, डर वही है ना सर कि निष्पक्षता नहीं है कि बैठे बिठाए फिर कोर्ट जाओ, फिर किसी व्यक्ति को फिर अपनी तरफ से जो है याचिका लगानी पड़ रही है। क्या चौहान साहब? विजय जी 9 साल हो चुके हैं कांग्रेस का पूरा मैं रोक रहा हूं। बहुत अगर मुरली साहब, चौहान साहब का खत्म हो चुका है। इस पर आज तक अगर किसी तरह का जस्टिस नहीं मिला है। मैं आऊंगा सर आपके पास। जी चौहान साहब। विजय जी, एक बात मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी भी साक्ष्य के साथ किसी भी चीजों को छुपाया ना जाए, उसको निष्पक्षता से ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ाया जाए। ये भी तो यही बात तो कांग्रेस कह रही थी चौहान साहब। आप जो बात कह रहे हैं वही तो कांग्रेस कह रही थी, वही तो उन्होंने एनआईए को कहा, वही हाई कोर्ट में कहा, वही जिला कोर्ट में कहा था, वही उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार कह रहे हैं। आपसे कहीं भी सर उनकी भाषा ही नहीं है। नहीं, मेन बात यह है कि एनआईए को पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी के लिए बारे में नहीं बोला गया था। जैसे कि मुरली साहब ने अपने वक्तव्य से, आपने जब बात चालू की थी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने, किसी ने इसी से चालू की थी। क्या किसी ने अपने पिता को खोया हो? क्या किसी ने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, पूरी एक फौज को, या ये कहें पूरी एक आने वाली जो पीढ़ी को एक नया मुकाम मिलता, वो पीढ़ी जो है उससे वंचित रह गई? जी, सिर्फ नेताओं को नहीं खोया है, उसमें पुलिस ऑफिसर भी गए हैं। वो उनके परिवार। तो फिर आप लोगों को इस पर संशय की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं सिर्फ, क्योंकि वहां जो जवान मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, वो छत्तीसगढ़ के लिए शहीद हुए हैं, वो बीजेपी या कांग्रेस के लिए शहीद नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात कहना एकदम सही है। और इसमें बॉडीगार्ड थे, उसमें कार्यकर्ता थे, उसमें सिर्फ नेता नहीं थे। वर्मा साहब, आपका रिएक्शन रोक रहा हूं सर आपको। छत्तीसगढ़ के थे वो, छत्तीसगढ़ के वो जनप्रतिनिधि थे। सुरेंद्र वर्मा जी, सुरेंद्र वर्मा जी, इसलिए मैं रोक रहा हूं सर, रुकिए ना। सुरेंद्र वर्मा साहब, क्या आप विजय जी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खाद पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ? धर्मेंद्र चोपड़ा, पोडियम लिंगा और जगत पुजारा जैसे बिचौलियों के भारतीय जनता पार्टी के 60 गांठ उजागर हो चुके हैं। भाजपा के नेता ये बताएं कि सामूहिक नरसंहार और षड्यंत्र की दिशा में जांच होने में भाजपा को क्यों तकलीफ है, क्यों ये नहीं चाहते? और ये बताएं, देखिए ये तो वही छत्तीसगढ़ है विजय जी जहां मैं वर्मा साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। वर्मा साहब आपको रोक रहा हूं। सुरेंद्र वर्मा जी, सुरेंद्र वर्मा साहब, इसमें एक चीज नोट की गई। चौहान साहब रुकिए ना, चौहान साहब रुकिए। वर्मा साहब सुनेंगे क्या? मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। राजनीतिक षड्यंत्र मतलब जो उस समय सरकार थी, जिस पार्टी की सरकार थी, ऐसा मान के चलूं जी, या फिर आपके ही अंदर का कोई व्यक्ति भी हो सकता है? यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष थे विजय जी तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, और उनसे छत्तीसगढ़ की जनता यह जवाब चाहती है कि जब विकास यात्रा में आप कहना क्या चाहते हैं ये बता दीजिए ना। देखिए, सुरक्षा बल थे, एक तरफ आप याचिकाएं दायर करवाते, दूसरी तरफ आप उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। आप कीजिए ना बात। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर छाती ठोक के कीजिए, कह दीजिए कि भाई जो भी दोषी होगा देंगे सजा उसमें।
लाएंगे उसको चीज को बाहर। निश्चित रूप देखिए विजय जी, पहले दिन से ही जो पीड़ित परिवार है, जो घायल है, वो षड्यंत्र की दिशा में जांच की मांग करती रही। ये रमन सिंह की सरकार उस दिशा में क्यों नहीं? और ये इसको टूल की तरह इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो है एसआईटी टूल की तरह इस्तेमाल होने के आरोप लगते हैं कि एसआईटी जो है टूल की तरह इस्तेमाल होती है। मैं आ रहा हूं ईवी मुरली साहब, क्या आपको लगता है कि बस 2 साल और बाकी रहे हैं, आने वाले 2-3 साल में क्या इसको सिर्फ टूल बनाया जा सकता है, एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है इसको आने वाले समय में? विजय जी, अभी तक जितने भी एसआईटी का गठन हुआ है, किसी तरह का कोई बहुत ज्यादा जिस किसी भी मामले में किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन बहुत मुकाम तक नहीं पहुंचा है। लेकिन चूंकि इस मामले में ये कांग्रेस की भी जवाबदारी है कि इस मामले में वो इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से प्रयत्नशील होकर एसआईटी के जांच करवाए और इसमें कौन दोषी है, यदि कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, बिल्कुल सही कहा आपने, जो दोषी है, सर समय कम है, इसको यही समेटूंगा मैं, जो दोषी है उसको सामने लाया जाए, सजा दी जाए। और अगर इसके पीछे मैं बिल्कुल सर सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आखिरी बात यही कहता हूं सर, समय बहुत कम है, कि वाकई अगर जो दोषी है अगर उसको सजा मिलती है, और जो राजनीतिक षड्यंत्र के लिए, क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था झीरम में? क्या किसी राजनीतिक षड्यंत्र के पीछे कोई पार्टी के लोग थे? क्या वाकई ऐसा था? अगर ऐसा है तो जांच पूरी हो, जांच स्पष्टता से सामने आए, क्योंकि बहुत